शास्त्र 11 क्लास अगस्त कामटे, और ये कामटे का जन्म, ये कामटे की पुस्तक है और इनका योगदान जो है वो ये है। कॉल मार्क्स और इनका परिचय, और ये इनकी पुस्तकें 13 पुस्तकें हैं। कॉल मार्क्स की कृतियाँ आप देख सकते हो। उसके बाद इनका जो योगदान है वर्ग संघर्ष वगैरह प्रजातंत्र वगैरह किस किस में है। ये इमाइल दुर्खिम है और दुर्खिम की कुछ अवधारणा है, ये देख सकते हो, सिद्धांत हैं, और ये इनकी पुस्तकें हैं, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। ये मैक्स वेबर हैं और इनकी पुस्तकें आप देख सकते हो, पूरी पूरी ये इनकी पुस्तकें हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ आप देख सकते हो, ये पुस्तकें। उसके बाद आप देखोगे इनका जो योगदान है वो देख सकते हो। उसके बाद पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु जो लास्ट में वो करवाऊंगी मैं, पूरा का पूरा ये लेसन हो जाएगा ना, अगस्त कामटे वगैरह पूरा का वो। आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र। समाज शास्त्र है जो एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 9 है और क्लास संख्या 11 क्लास की एनसीईआरटी है। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र, जो आपके सेकेंड ग्रेड यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर सोशियोलॉजी से दे रहे हो या स्कूल व्याख्याता भी दे रहे हो, आरएस मैन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो टॉपिक है ये पश्चिमी सामाजिक विचारक है। क्या है? पश्चिमी सामाजिक विचारक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अगस्ट कामटे, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर। चार इसके अंदर समाजशास्त्री दिए हुए हैं, जो पश्चिमी समाजशास्त्री है ना वो है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके पहले इन सबको पढ़ेंगे चारों को। उसके बाद जो 10 यूनिट है ना वो है हमारी भारत के जो सामाजिक विचारक हैं, जैसे जीएस घुरिया है, राधा कमल मुखर्जी हैं, तो उन सबको भी नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे करके दोनों यूनिट है ना वो हम पूरी करेंगे। वो एनसीईआरटी की है 9 क्लास की। तो इसमें अंदर आज हम सिर्फ अगस्त कामटे पढ़ेंगे, लेकिन चारों की थोड़ी सी विशेषता, पूरी पूरी तो नहीं दे सकती मैं, एक दो बुक और उनकी जो समाजशास्त्र में योगदान क्या क्या है वो पढ़ाऊंगी। क्योंकि सेकंड ग्रेड से कितने पर्सन आए हैं सेकंड ग्रेड में, और आरएस मैन में तो फिक्स आता ही है, और अगर स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट में भी आता है। मैक्स वेबर जो दिया हुआ है यूजीसी नेट में, इमाइल दुर्खिम भी है यूजीसी नेट में, कई बार मैंने देखा है फर्स्ट जीके पेपर में। कॉल मार्क्स का भी दंडात्मक भौतिकवाद भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये अगस्त कामटे हैं, फिर कॉल मार्क्स हैं, फिर इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर। चार समाजशास्त्री हैं, चार ही दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, तो मैं इन सबको शॉर्ट में पूरा करवाना चाहती हूँ। तो अगस्त कामटे का ये है ना, ये फ्रांस के निवासी थे। अगस्त कामटे को हम कई बार पढ़ चुके, क्योंकि ये कौन है? ये समाजशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है? अगस्त कामटे हैं। अगस्त कामटे फ्रांस के थे, और इन्होंने जो इनकी दो पुस्तकें, पहले मैंने पूरी पुस्तक, इनकी कुल 6 पुस्तकें इस एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। कितनी? 6 पुस्तकें, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 2-3 ही लिखी हैं। तो अगस्त कामटे का पूरा नाम क्या है? अगस्ट मेरी फ्राइकिस जेवियर कॉन्ट है ना, पूरा नाम है इनका। क्या नाम है? अगस्ट मेरी फ्राइकिस जेवियर कॉन्ट। और इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसॉफी, सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुकी है ये। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये 1912 में लिखी थी इनकी पुस्तक। और ये दो पुस्तकें, जो पुस्तकें मैंने लिखी है ना, ये सेकंड ग्रेड में आ चुकी हैं, या आरएस मैन में आ चुकी हैं, या यूजीसी नेट में कहीं भी आपको देखने को मिलेगी। स्कूल व्याख्याता में अगर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र है तो वहाँ तो ये पुस्तकें कई बार रिपीट हो चुकी है, और सेकंड ग्रेड में भी कई बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। और इनका योगदान क्या क्या था, यानी कि चिंतन की 3 अवस्थाएं दी थी। वो कौन कौन सी दी थी? जब इसको पूरा डिटेल से देखेंगे ना एनसीईआरटी में, वो पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक स्तर विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान, ये किसने दिया था? ऐसा ही प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में। किसने दिया था? अगस्त कामटे ने दिया था। सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण भी किसने किया था? अगस्त कामटे ने किया था। तो ये मैंने मेन पॉइंट वो लिखे हैं। अब अगर मैं ना पूरा डिटेल से दे दूंगी आपको, अगस्त कामटे का पूरा डिटेल से, कॉल मार्क्स का पूरा डिटेल से, और इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर का। तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर कॉल मार्क्स ये कहाँ के थे? पश्चिमी जर्मनी के थे, और इनकी 13 पुस्तकें एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। कितनी? 13 पुस्तकें। इनका योगदान है, पुस्तकों में क्या योगदान है? द होली फैमिली, इनकी पुस्तकें ये सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुकी हैं। दास कैपिटल, ये कई बार आ चुकी हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों पुस्तकों को लिखा, लेकिन इनकी कुल 13 पुस्तकें एनसीईआरटी में दी हुई है। तो कार्ल मार्क्स का पूरा वीडियो दूंगी ना, तब ये पढ़ा दूंगी मैं। और इन्होंने जो योगदान दिया ना समाजशास्त्र में, वो क्या क्या दिया है? इन्होंने वर्ग संघर्ष का बताया था, जो एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक भी है सेकंड ग्रेड में, वर्ग संघर्ष। और दंडात्मक भौतिकवाद, ये भी हमारा टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी है भौतिकवाद, और ये यूजीसी नेट का भी है। साम्यवाद भी इन्होंने दिया था। इन सबको डिटेल से भी देखेंगे। अलगाव का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्यवस्था किसने, आर्थिक अवस्था की व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी कॉल मार्क्स ने। ये भी इसका पॉइंट है। तो इन सबको डिटेल, ये पॉइंट मैंने लिखे हैं, बाकी डिटेल से अब हम डिटेल से पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैंने आपको एक पार्ट का सार दे रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट ही भाग है। धीरे धीरे 1 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग दूंगी ना, तब आपको पता मिल जाएगा। और फिर है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के एपिनोल गांव निवासी थे। एपिनोल शहर है ना, वहाँ के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 1858 से 1917 में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे तो, और फिर हम इमाइल दुर्खिम को देखें। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कई बार सेकंड ग्रेड में आ चुकी है। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड,
तो मेथड के जो रूल्स या नियम क्या क्या थे, ऐसे मैंने ट्रिक करके समझाई हुई है। शायद सोशियोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जहाँ समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा है वो एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ है। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, वो भी मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ है। और एनसीईआरटी की जो पूर्व नहीं सॉरी सेकंड ग्रेड के पूर्व एग्जाम के प्रश्न की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हो आप। तो ये था, ये 3 बुक है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट बुक थी ना वही मैं लिखाई हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। द सुसाइड, आत्महत्या का जो सिद्धांत था वो इन्होंने दिया था, ये परीक्षा में आ चुका है। ये भी अब की बार आया शायद 2023 के एग्जाम में। फिर इनका योगदान था पद्धति शास्त्र, समाज व धर्म का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आपको दिख रहा है, समाज और धर्म का सिद्धांत भी दिया था। ये समाज और धर्म का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत और मूल्यों का सिद्धांत, ये अलग अलग था, मैंने मिला के लिख दिया है। तो नैतिकता का सिद्धांत और मूल्यों का सिद्धांत भी इमाइल दुर्कheim ने दिया था। 2 पुस्तकें जो बार बार एग्जाम में आती है वो मैं अलग से लिखी है ऊपर से ऊपर, ये देख सकते हो आप। सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसॉफी, ये भी पुस्तक एग्जाम में कई बार आ चुकी है। उसके बाद है ये मोरल एजुकेशन, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। द सोशियोलॉजी एक और पुस्तक है, तो वो भी मैंने नहीं लिखी, लेकिन अभी इनकी पुस्तकें 12 है। उनको जब ये इमाइल दुर्कheim का अलग से एक टॉपिक पूरा बनेगा ना तो पूरा बताऊंगी, और इन सिद्धांतों की पूरी व्याख्या करूंगी मैं। आत्महत्या का सिद्धांत क्या था, पद्धति शास्त्र क्या था, नैतिकता का सिद्धांत, मूल्यों का सिद्धांत, पूरा डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पार्ट की जो मेन हेडिंग है ना, पूरी इस लेसन का पूरा सार दे रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अब है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी कहाँ के थे, जर्मनी के। तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दोनों जर्मनी के थे, और इमाइल दुर्कheim और ऑगस्ट काम्टे दोनों फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब इनकी पुस्तकें वगैरह देख लेते हैं। 1864 से 1920 में इनका जन्म हुआ था, और इनका डेथ तारीख है। और द हिंदू सोशल सिस्टम, ये भी इन्हीं की पुस्तक थी, किसकी, मैक्स वेबर की। और इनकी कुल 11 पुस्तकें हैं, जिस तरह इनकी 11 है, इनकी 12 है, इनकी 13 है, उस तरह से लिखा है मैंने। और ऑगस्ट काम्टे की 6 पुस्तकें। ये पुस्तकें वही हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वही मैं लिखा रही हूँ आपको। और एक पुस्तक, और ये दूसरी पुस्तक है धर्म का समाजशास्त्र। ये 2 पुस्तकें ही लिखी मैंने, क्योंकि इनका ही एग्जाम में पूछा जाता, और ज़्यादा मैक्स वेबर की बहुत पुस्तकें हैं, तो वो आराम से मैं पूरी लिखाऊंगी जब इनको पूरा पढ़ाऊंगी। फिर है नौकरशाही की अवधारणा इन्होंने दी थी, तो नौकरशाही की पूरी डिटेल क्या क्या है वो पूरा जब इसको पूरा पढ़ेंगे। सत्ता की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, देखो धर्म का समाजशास्त्र यहाँ भी है, और ये जो है ना इमाइल दुर्कheim, ये धर्म का सिद्धांत बताते हैं। और ये जो मैक्स वेबर है ना, ये धर्म का समाजशास्त्र बताते हैं ना। पद्धति शास्त्र इन्होंने भी दिया था, किन्होंने दिया था, इमाइल दुर्कheim ने। और पद्धति शास्त्र इन्होंने भी दिया, कौन है, मैक्स वेबर ने। फिर सामाजिक वर्ग और प्रशस्ति का सिद्धांत भी किन्होंने दिया था। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अलग है, ये अलग है, और सामाजिक वर्ग और प्रशस्ति, ये दोनों सिद्धांत मैक्स वेबर के हैं। तो ऐसा ही प्रश्न आया हुआ है कि सामाजिक वर्ग या प्रशस्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। हूबहू सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नौकरशाही की अवधारणा कई बार आया हुआ है एग्जाम में, अगर आपने सेकंड ग्रेड के पूर्व एग्जाम के प्रश्न देखे हैं। जिस तरह ऑगस्ट काम्टे का आया था ना, सामाजिक गति की सिद्धांत, सामाजिक विज्ञानों का स्थिति का सिद्धांत, वो भी इन्हीं का था। समाजशास्त्र की जो अवधारणा है, सामाजिक भौतिक नाम किसने दिया था, तो ये ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। उस तरह प्रश्न आए थे ना, उसी तरह इसी में भी बहुत से प्रश्न, इसी एक ये जो है ना एक ही पेज, इस पेज से आपको 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे सेकंड ग्रेड में। लेकिन मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी, 2-4 पार्ट में पूरा कर लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे अब, स्टार्ट ऑगस्ट काम्टे करते हैं। समाजशास्त्र जो पश्चिमी सामाजिक विचारक है, मैंने कहा ऑगस्ट काम्टे, मैंने कहा आज आपको ऑगस्ट काम्टे ही पढ़ाऊंगी। तो इसका पूरा नाम है ऑगस्ट मेरी फ्रैंकाइज जेवियर कॉन्ट। ये पूरा नाम, फ्रांस के थे, मोंटपेलियर जो स्थान है वहाँ के निवासी थे। और इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में, और इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का नाम उन्होंने 1938 में दिया था, लेकिन इससे पहले समाजशास्त्र को क्या कहा जाता था, सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। फिर समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो सोशोलॉजी, यानी कि सोसियस यानी समाज, लोग यानी शास्त्र भी कहते हैं उसे, विज्ञान भी कहते हैं। शास्त्र और विज्ञान 2 कहते हैं, तो समाज का विज्ञान कहते हैं उसको। और इसकी पुस्तकें है ना वो 5 पुस्तकें हैं। उसके बाद इनका जो पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो बता दूँ। फिर इनका क्षेत्र जो काम्टे का योगदान किया गया था वो नेक्स्ट नीचे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो पहले पुस्तकें बता दूँ। ये इनकी पुस्तकें हैं, थोड़ा सा मैंने नीचे ले लिया है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक वर्क ऑफ सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक थी। पॉजिटिव फिलोसॉफी 1832 और 42 में इनकी दूसरी पुस्तक। तीसरी पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो पॉजिटिव यानी कि पॉलिटी और पॉजिटिव फिलोसॉफी, ऐसे तो याद हम रख सकते हैं 2 पुस्तकों को। डिस्कस ऑन पॉजिटिव स्पिरिट या पॉजिटिव स्पिरिट, ये भी 1844 में इनकी पुस्तक थी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये 1856 की इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने ऑगस्ट काम्टे ने समाज शास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। किसने कहा है, ऑगस्ट काम्टे, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ। अब समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम्टे का योगदान क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो इनकी चिंतन की 3 अवस्थाएं, धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसा और
प्रत्यक्षवाद या विज्ञान की अवधारणा 3 है वो, और एक है प्रत्यक्षवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसको इन्होंने विज्ञान मानने के तर्क पे कहा था, लेकिन ये विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने वस्तुवाद वस्तु विषय है ना, उसके संबंध में कुछ विषय वस्तु के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या है वो डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रत्यक्षवाद हमारे यूजीसी नेट में भी है, सेकंड आरएस मेन में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इनका क्षेत्र में जो योगदान है वो पढ़ेंगे, चिंतन की 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर प्रत्यक्षवाद, ये 4 अवस्थाएं ही रही है। पढ़ते हैं। ऑगस्ट काम्टे का समाजशास्त्र में जो योगदान है, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, उसके बाद प्रत्यक्षवाद का एक सिद्धांत भी दिया है। तो पहले हम 3 अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, फिर प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके अंदर भी 4 जो शाखा है, शाखाओं में बांटा गया है प्रत्यक्षवाद का। तो इन सब अगर ये तीनों पढ़ेंगे ना, तो फिर हम प्रत्यक्षवाद को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को पढ़ेंगे ना। इन्होंने कहा है कि अगर हमको प्रत्यक्षवाद समझना है तो पिछली अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उन्हीं के आधार पर हम आगे स्पष्ट या अस्पष्ट, यानी कि कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो पुरानी अवस्था है ना, वो वर्तमान में भी चलती है, यानी कि उसके प्रमाण हमें वर्तमान की जो सिद्धांत है ना उसके अंदर स्पष्ट या कुछ अस्पष्ट भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या, जिस तरह हमारे समाज में जो पुरानी परंपराएं चलती है ना, उन परंपराओं में कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो वर्तमान की परंपराओं में कुछ भिन्नता है ज़रूर, नियम कुछ लेकिन थोड़े से अलग है, लेकिन नियम वही है लगभग। तो हमारे समाज की जो भी रीति रिवाज हैं, शादी जो भी है, वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन कुछ तो प्रमाण वहाँ के हमारे आज भी रस्म रिवाज हम मनाते हैं या उसके अंदर शामिल करते भी हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हमें वर्तमान की स्थिति समझनी है तो पुरानी पहले स्थिति को हमको समझना पड़ेगा, फिर हम नई स्थिति या नए नियम वगैरह हम समझ सकते हैं। तो समाजशास्त्रीय अवस्था है, इसके अंदर इन्होंने 3 अवस्थाएं दी 1822 में। कब दी थी? 1822 में। ये धर्मशास्त्रीय अवस्था, तात्विक या मूर्त अवस्था, एक वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, ये 3 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था है। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट हैं और इसके अंदर भी, और इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहले ये 3 अवस्थाएं हम पढ़ लेते हैं जो आराम से समझ में, फिर पूर्व या तात्विक या मूर्त अवस्था पढ़ेंगे। ये तात्विक अवस्था है ना, इसका एग्जाम में कई बार आ चुका है परीक्षा में प्रश्न, और यह बहुदेववाद एकेश्वरवाद का भी आ चुका है, आपको पता हो तो 2nd ग्रेड में। तो धर्मशास्त्रीय अवस्था में 3 अवस्था इन्होंने बताई थी। पहली बताई थी प्रेतवाद अवस्था। प्रेतवाद जो इसके अंदर जड़ या चेतन वस्तु या में जीव होता है। इन्होंने पहले ज़माने में हम लोग कहते थे ना, जो भी जड़ है या पशु है या पक्षी है, या हम पेड़ को भी देवता मानते थे ना, तो हर एक के अंदर वो जीव मानते थे। पत्थर को भी देवता मान के, जीव मान के उनको पूजा जाता था। तो ये पुरानी या प्राचीन अवस्थाएं थी। इन्होंने कि सभी लौकिक शक्तियाँ इन्हीं से चलती हैं। ये कहते थे कि जो ये शक्तियाँ ना हम पहले मानते थे, सब जैसे कि पत्थरों को भी देवता माना जाता था, पेड़ों को भी माना जाता था, प्रकृति की पूजा करते थे, समुद्र की पूजा करते थे ना। तो वो कहते थे, कभी कहते हैं सूरज है ना वो पूरी पृथ्वी को चलाता है, कभी कहते हैं चांद पूरी पृथ्वी को चलाता है ना, इस तरह माना जाता था। यानी कि प्रत्येक जड़ या चेतन में वस्तु में जीव होता है। वो पहले प्रेतवाद अवस्था थी जो ऑगस्ट काम्टे ने बताई है और धर्मशास्त्रीय अवस्था में बताई है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई है बहुदेववाद, जो आदिम मानव में शक्तियों का वर्गीकरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ पता है कि मानव पहले रहता था, पहले तो वो प्रकृति की पूजा ही करते थे, हर एक को देवता माने, लेकिन फिर बहुत देवताओं का वो जो वर्गीकरण हुआ और देवताओं को स्थापना होने लगी। तो आदि मानव क्या थे, उन्होंने देवता बना लिए, बहुत सारे देवता बना लिए, उनका वर्ग बना लिया, उनकी विभिन्न की विभाग, ये हमारे देवता हैं, ये आपके देवता हैं, इस तरह से अलग अलग देवता बना दिया गया और उनको पूजा जाने लगा था। हम बहुदेववाद कहते हैं। फिर एकेश्वरवाद, उन्होंने फिर क्या माना, मानव ने बताया है कि इतने सारे देवताओं से नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति जो सब कुछ करता है, जैसे कि ईश्वर की परम सत्ता में स्वीकार करना। इन्होंने माना कि एक ही ईश्वर की शक्ति है, वही सब सारी पृथ्वी को चलाती है। फिर एकेश्वरवाद आ गया। पहले यहाँ प्रत्येक जड़ जीव जंतु को माना गया, उसके बाद बहुत सारे देवताओं को माना गया, अलग अलग आदि मानव ने शक्तियों का वर्गीकरण कर लिया बहुदेववाद में। फिर एकेश्वरवाद है, वहाँ परम शक्ति ईश्वर की एक ही सत्ता में स्वीकार किया गया। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे तात्विक या अमूर्त अवस्था। इसमें अमूर्त लौकिक सत्ता को स्वीकार किया गया। संसार की सभी घटनाएं है ना, मूर्त या अमूर्त और अव्यक्तित्व सत्ता को परिचालित करती है। उन्होंने कहा हम देख नहीं सकते हैं, हम कोई वो व्यक्ति नहीं है, एक इंसान नहीं है जो परम शक्ति को या परम इस पृथ्वी को चलाता है। इसके अंदर इसके पीछे कोई एक ही शक्ति है जो अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते। वो व्यक्ति भी नहीं है, मानव भी नहीं है। यहाँ हम जीव ने माना था, यहाँ व्यक्तियों को देवताओं को माना था, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं माना, सबको अस्वीकार किया गया तात्विक या अमूर्त चिंतन अवस्था में। इसमें यह अस्वीकार किया गया कि प्रत्येक जीव या वस्तु के पीछे एक ईश्वर नहीं है। या एक ईश्वर की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया, निरस्त किया गया। प्रेतवाद की जो हर एक जड़ चेतन में जो जीव होता है उसको भी निरस्त किया गया।
तात्विक या अमूर्त अवस्था में। ये दूसरी अवस्था दी थी अगस्ट काम्टे ने। पहली अवस्था में ये सब एकेश्वरवाद भी आ गए, बहुदेववाद भी आ गए, प्रेतवाद भी आ गया। फिर तात्विक या अमूर्त अवस्था आ गई, यहाँ सबको अस्वीकार किया गया और कहा गया कि ये अमूर्त शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते, वहाँ ये कोई मानव नहीं है। जैसे कि हमारी पृथ्वी चल रही है, बरसात होती है, पता नहीं कहते, पहले कहते थे इंद्र देवता है या वो है, लेकिन ये हम देख तो नहीं सकते कौन है, तो इसको देखा नहीं जा सकता, यह अमूर्त शक्ति है। इस तरह से इन्होंने ये भी कहा था। और अनिश्चितता के अब इन दोनों के बीच में जो अनिश्चितता आई ना, उसके अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने तीसरी अवधारणा दी थी। और दोनों ही कल्पना पर आधारित, इसमें भी इन्होंने कल्पना की गई थी और इन सब में भी इन्होंने कल्पना ही की अगस्ट काम्टे ने। अब तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होगा ये सब। तो निश्चितता के अभाव को समाप्त करने के लिए, और दोनों ही कल्पना पर आधारित थी। तो इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवधारणा दी। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले हमें पूर्व के सिद्धांत या पूर्व की अवधारणाओं को मानना पड़ेगा, फिर आगे की चिंतन की अवस्थाओं को हम समझ सकते हैं। ये चिंतन की अवस्थाएं थी इनकी। अब है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद अवस्था। इसमें तथ्य और प्रमाणों पर आधारित हो गई ये दोनों किस पर थी? कल्पना पर आधारित थी, तात्विक और अमूर्त अवस्था या धर्मशास्त्रीय अवस्था। और इन दोनों की जो निश्चितता थी ना, इन दोनों के बीच में जो भेदभाव था कि कैसे इसको स्पष्ट किया जाए, तो इसको स्पष्ट करने के लिए तीसरी अवधारणा दी इन्होंने कल्पना को महत्व नहीं दिया। तथ्यों से प्रारंभ होता है, अवलोकन द्वारा नियम बनाए जाते। इन्होंने कहा हम पहले तथ्य देखेंगे, फिर उसका अवलोकन करेंगे, फिर नियम बनाएंगे। उनको उन्होंने वैज्ञानिक नियम नाम दिया था, वैज्ञानिक नियम है। तो हम तथ्यों से आरंभ करते हैं अवलोकन। इसको यानी कि अगस्ट काम्टे थे ना, वो समाज शास्त्र को एक विज्ञान बनाने की प्रकृति पर थे, लेकिन उन्होंने विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं किया ना, इसलिए वो विज्ञान नहीं बन सकी है। लेकिन उसकी आगे हम देखेंगे जब प्रत्यक्षवाद की क्या क्या अवधारणा है वो पढ़ ले। पहले पढ़ेंगे अगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद। और ये किससे प्रभावित थे? सेंट साइमन से प्रभावित थे। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट से लिखा हुआ है। प्रत्यक्षवाद की इन्होंने 3 विधियाँ दी है। कौन कौन सी? अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, तुलनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि। शायद ऐतिहासिक विधि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये देख सकते हो, ये ऐतिहासिक विधि है। और उसके बाद हम पहले देखते हैं अवलोकन विधि। अवलोकन विधि है ना, इसमें मानव की इंद्रियां आँख, कान, नाक, स्पर्श क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है इसे अवलोकन, यानी कि हम खुद आँखों से देखते हैं और उसको ही लिखते हैं, वो है अवलोकन विधि से ही प्रत्यक्षवाद विधि को समझा जाता है। फिर है परीक्षण विधि। समाज शास्त्र की घटना या परघटनाओं का बार बार परीक्षण करना ही क्या है? परीक्षण विधि। अब हम समाज में कौन सी घटनाओं का परीक्षण कर सकते हैं? अगर हम बैठे हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हैं और कहीं आप देखोगे तो 2 भाई बहन जा रहे हैं, अब उनको देख के हम ये तो नहीं अनुमान लगा सकते, इसका परीक्षण ये तो नहीं कर सकते या अवलोकन ये भी नहीं कर सकते कि वो भाई बहन है या अपने पति पत्नी है ना, या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, अलग अलग से रिश्तेदार, ये अवलोकन करना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इसको हम विज्ञान नहीं मान सकते। इसको जब हम स्पर्श से सामूहिक रूप से इसके साथ में मिलकर जो अवलोकन करेंगे ना, वो स्पष्ट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिश्तेदार है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं ना, भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। तो इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या व्यवस्थित या क्रमबद्ध होगा। अवलोकन जब भी व्यवस्थित या क्रमबद्ध होगा जब हम उसके साथ में रह के, जैसे किसी कंपनी में, फैक्ट्री के मजदूरों के हम साथ रह के परीक्षण करते हैं ना, तो वो स्पष्ट होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसके अंदर हम स्पष्टता देख सकते हैं। ये परीक्षण भी नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि समाज में हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं? विज्ञान की श्रेणी में अगर आना है तो परीक्षण करना है, तो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि परीक्षण समाज में नहीं हो सकता। हम किसका परीक्षण करेंगे? क्या समाज का करेंगे, सामाजिक संबंधों का करेंगे, या समूहों का करेंगे? समूहों का भी कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं होगा। हर एक समूह या जाति अपनी स्पष्टता कभी नहीं देंगे जब तक उसी के साथ में हम नहीं रह सकते। फिर है तुलनात्मक विधि। हर घटना के कार्य कारण को अलग अलग होते हैं। तुलनात्मक विधि में हर घटना के कार्य कारण अलग होते हैं। सही है, घटनाएं अलग एक से नहीं होती। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो सामाजिक संबंधों से लेकर हो सकती हैं, सामाजिक रिश्तेदारों से हो सकती हैं, जैसे कि मौत वगैरह भी हो सकती है। तो जहाँ शादी भी होती है तो शादी में भी घटनाएं हो जाती हैं, तो उसका हम कार्य कारण अलग अलग होते हैं, तो उसका स्पर्श से हम क्या है, उसका संबंध, उसका अवलोकन या निरीक्षण, परीक्षण, तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं कर सकते। पता नहीं उसके अंदर में, जैसे कि समाज में हम देखेंगे, जहाँ रिश्तेदारों में जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ किसी की शादी है भाई बहन की, उसके परिवार वाले नहीं आ रहे, अब उसकी घटनाओं का कार्य कारण हमें पता नहीं है। क्या पता ज़मीनी विवाद है, क्या पता पारिवारिक विवाद है, क्या पता पैसों से विवाद है, या कुछ भी हो सकता है। आज की टाइम में छोटी छोटी बातों पे भी झगड़ा हो जाता है, तो उसका कार्य कारण स्पष्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। हम स्पष्ट रूप से इसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए उसको विज्ञान नहीं मान सकते। फिर ऐतिहासिक विधि, यह भी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक में क्या होता है कि जो प्रारंभ में आदि मानव था,
फिर पूरा पाषाण काल से लगा के हमने अध्ययन किया है, लेकिन मानव का ही अध्ययन किया है, उसके रहन सहन का, उसके खान पान का, है ना, जब अध्ययन तो किया है, लेकिन उसको विज्ञान तो नहीं मान सकते। वो ऐसे रहते थे, वो ऐसे खाते थे। ये ऐतिहासिक विधि है ना, ये मानव के समाज का अध्ययन करती है, न कि वैज्ञानिक विधि है, नहीं है। प्रयोग वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन मानव समाज का अध्ययन करती है। समाज का सामाजिक घटनाओं को लेकर समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हम हर समाज के विभिन्न कालों के विभाजन कर समझ सकते हैं कि उन्होंने समाज शास्त्र को निश्चित विषय वस्तु, यह ना अगस्त काम्टे ने इनको विषय वस्तु नहीं दी थी, लेकिन इनको समझने के लिए हर काल के समाज को या मानव को अलग अलग तो किया है। लेकिन अलग अलग करने से हम इसको विज्ञान तो थोड़ी मान सकते हैं। अलग अलग तो हर एक इसको अलग अलग करेंगे, फिर इसका प्रयोग करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकलेगा। अब इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। इसका निष्कर्ष यही निकल सकता है कि पहले ज़माने में मानव ऐसे होते थे, मनुष्य अब आज के ज़माने में ऐसे रह रहे हैं, तो हो भी सकता है। और प्रत्यक्षवाद क्या है का अध्ययन करता है। प्रत्यक्षवाद की मैं जो थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं आपको। प्रत्यक्षवाद है ना, वो क्या है का अध्ययन करता है, न कि जो घटना जिस रूप में घटित हुई उसी रूप में प्रस्तुत करता है। जहाँ हम देखेंगे, हमने देखा कि ये बरसात हो रही है, तो हम बरसात का ही अध्ययन करेंगे। अब ये बरसात देखो, इन्होंने कहा क्या होना चाहिए या क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं करता प्रत्यक्षवाद। किसका अध्ययन नहीं करता? क्या होना चाहिए या क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या है का अध्ययन करता है। या बारिश कैसे क्यों हुई है, बारिश क्या हुआ है, क्या होनी चाहिए, अब बारिश के होने के बाद क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं करेगा। अब बारिश हो रही है तो ये बादल है, ये पानी है, नदियाँ चल रही हैं, पानी बूंदें गिर रही हैं, ऐसे अध्ययन कर सकते हैं हम कल्पना से। लेकिन या देख कर रहे हैं ना, तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, क्रमबद्ध कर रहे हैं। आंधी आई है, बादल आए हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है ना, नदियाँ चल रही है, तो ये हम देख रहे हैं और कर रहे हैं। यानी कि क्या है, वो स्पष्ट हम देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या होना, अब बारिश होने के बाद क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। या क्या होना चाहिए, यानी कि बारिश रुकनी चाहिए, क्या होगा, अब पानी ज़्यादा हो जाएगा, नदियाँ नाले उफान पे आ जाएंगे। अब इसका अध्ययन ये प्रत्यक्षवाद नहीं करता। ये था प्रत्यक्षवाद, और मुझे जितना समझाना आता था मैंने समझा लिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। महर टीचिंग चैनल पे समाज शास्त्र का ये 9th क्लास की यूनिट का स्टार्ट किया मैंने, और समाज शास्त्र के भी वीडियो पढ़े हैं, 2nd ग्रेड के, लोक प्रशासन के भी पढ़े हैं, दर्शन शास्त्र के भी पढ़े हैं, और लोक प्रशासन की NCERT अकॉर्डिंग भी पढ़े हैं, पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी पढ़े हैं। और प्राचीन इतिहास का मैंने पूरा काफ़ी हद तक वहाँ भी करवा लिया। महर टीचिंग चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और प्राचीन शैलियाँ जो द्रविड़ शैली है ना, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, वो करवा लिया। मूर्ति कला की जो शैलियाँ थी, अमरावती, मथुरा शैली वगैरह सब करवा दिया, वो भी गांधार शैली। और जितना भी था, हर्षवर्धन का पूरा काल पढ़ा लिया मैंने, और अशोक का यानी कि मौर्य काल पूरा है, गुप्त काल पूरा है, पूरा का पूरा सौरभ चौबे की बुक और NCERT बुक के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना। तो जितना भी अगर आपने देखा हो, UGC नेट के टॉपिक के भी उसके अंदर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी टॉपिक हैं जो प्राचीन इतिहास में सब आते हैं। तो नहीं देखा हो तो पूरे देख ले मेरे प्लेलिस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर्स की शॉर्ट प्लेलिस्ट बनी हुई, जहाँ 1-1 मिनट में मैं करंट अफेयर्स जो राजस्थान या इंडिया के हैं वो डालती हूँ जितना टाइम मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।